ये कहानी शुरू होती है एक भीड़ भाड़ वाले कैओस के बीच। हंटर किम जुन वू को रिपोर्टर्स ने घेर रखा है और वो पूछते हैं कि दुनिया का पहला एसएस रैंक हंटर बनने का कैसा एहसास है। 1 साल के अंदर ये कामयाबी हासिल की उसने, और अब ये डंजन इतना टफ है कि सब हंटर्स की नजर उस पे है। किम के लिए ये लंबा टाइम बाद एक बड़ा ऑपरेशन था। भले ही उसने इस बारे में कुछ न बोला, पर डंजन के एंट्रेंस पे रिपोर्टर्स ने उसको घेर लिया और ये मौका वो मिस नहीं करना चाहते थे। तो हमारा हीरो रिपोर्टर से माफी मांगता है, बोलता है अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि उसका फोकस बस डंजन क्लियर करने पे है। रिपोर्टर्स की रिएक्शन से लगता है उन्हें ऐसा जवाब एक्सपेक्ट था, पर उन्हें यह भी चाहिए था कि किम की आवाज टीवी पे जाए। तो हीरो सोचता है आज उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट दे देता है। फिर डंजन में जाने से पहले वो कहता है एक बात तो पक्की है, उसकी टीम हमेशा सिविलियंस की सेफ्टी पहले रखती है और ये बात कभी नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी हो। रिपोर्टर्स बोलते हैं अरे नंबर 1 हंटर से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, किम जुन वो अलग ही है। कंट्रोवर्शियल हो या ना हो, वो बेस्ट हंटर तो है। पर तभी कोई रिपोर्टर चिल्लाता है जैनिटर वाले असॉल्ट इंसिडेंट के बारे में क्या बोलना है। किम पलट के देखता है ये कौन बोल रहा है। वो शख्स बोलता है कि सुना है किम ने एक डंजन क्लीनिंग वाले वर्कर को दीवार पे पटक दिया था। किम तुरंत पूछता है ये क्या बोल रहे हो। वो आदमी उस पर इल्जाम लगाता है कि वो बेवकूफ बन रहा है, पर उसके पास सॉलिड इन्फो है। कहता है वो उस वर्कर का क्लोज दोस्त है। टॉन्ट मारते हुए बोलता है वाह, दुनिया का नंबर 1 हंटर सच में अलग है। अपने बाप की उम्र के आदमी को पीट सकता है और एक भी आर्टिकल नहीं छपता। बाकी रिपोर्टर शॉक्ड है, समझ रहे हैं ये एक बड़ा स्कूप है। किम भी थोड़ा शॉक में है, पर फिर भी अपना मिशन कंटिन्यू करता है और बाकी सबको बाहर छोड़ देता है। पर उसका गुस्सा उसके चेहरे पे साफ दिख रहा है, जिससे उसकी टीम भी थोड़ी टेंस हो जाती है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में सुपरनैचुरल डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन, या यूं कहते हैं एसोसिएशन, एक ऐसी बॉडी है जो कंट्री और उसके सिविलियंस को डंजन्स और उनके अंदर के मॉन्स्टर्स से बचाती है। इसने सुपरनैचुरल एबिलिटीज वाले टैलेंटेड लोगों को जमा किया और 4 टीम्स बनाई। इनमें से ऑपरेशंस टीम मॉन्स्टर्स से सीधा डील करती है, मतलब ये हंटर्स हैं। इनमें से ऑपरेशंस टीम 1 को एक रोशनी माना जाता है। उनका डंजन सक्सेस रेट है 100%। टीम का हर मेंबर कंट्री में हाई रैंक पे है और टीम लीडर है किम जुन वू। पर ये नया रूमर अब हर न्यूज़ पोर्टल पे फैल रहा है और किम इससे बुरी तरह इरिटेट हो चुका है। उसका असिस्टेंट पूछता है क्या प्रॉब्लम है। किम बोलता है तुम्हें सच में नहीं पता, और कहता है उसने तो कहा था ये इंसिडेंट लीक ना होने दे। असिस्टेंट बोलती है उसने कुछ लीक नहीं किया। किम पूछता है तो ये बात कहाँ से आई, इंटरनेट पे तो बवाल मचा है। वो पूछता है वो रिपोर्टर कौन था, और असिस्टेंट बताती है वो कोई रिपोर्टर था ही नहीं, एक कॉमन आदमी था। किम हैरान होकर पूछता है रिपोर्टर भी नहीं था, फिर इतना हंगामा कैसे। असिस्टेंट बताती है वो आदमी उस डंजन क्लीनिंग टीम के लीडर का बेटा है, पाक गेंता, जिसका इंसिडेंट हुआ था। इससे किम और भी गुस्सा हो जाता है। कहता है असली प्रॉब्लम ये है कि ये एक ही इंसिडेंट नहीं है। असिस्टेंट बोलती है कि अब और भी कई विटनेस बाकी एक्सीडेंट्स के बारे में बोल रहे हैं और बात अभी और भी बिगड़ सकती है। तो मिसली बोलती है कि किम को थोड़ी देर चुपके से रहना चाहिए। किम उसको ली यंग लेडी कहता है और बोलता है कि उसको पता है वो किसी को अपने रास्ते में आने नहीं देता। वो डिमांड करता है कि ली कुछ करे, क्योंकि अगर ये और बिगड़ा तो उसकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। मिस ली बोलती है वो अपना बेस्ट करेगी। किम कहता है अरे मैं कोई मशीन से थोड़ी बात कर रहा हूँ, और पूछता है एसोसिएशन ने क्या कहा। ली बताती है कि एसोसिएशन का हेड अभी तक चुप है क्योंकि वो और चीजों में बिजी है। पर किम बोलता है वो चुप इसलिए है क्योंकि उसके पास बोलने को कुछ नहीं है, और इतने सारे अचीवमेंट्स के बावजूद शायद एसोसिएशन का लीडर उसको बाहर निकालना चाहता है। अगर ऐसा है तो किम चुप नहीं बैठेगा। असिस्टेंट कुछ रिएक्ट नहीं करती, तो किम बोलता है कि वो रोबोट जैसी बिहेव करती है, हमेशा सेम चीजें बोलती है। ली जवाब देती है कि कोई इशू नहीं होगा, पब्लिक ओपिनियन चाहे कितना भी खराब हो उसका रैंक नहीं बदलेगा। किम बोलता है ये तो ऑब्वियस है। फ्लैशबैक में दिखता है डंजन क्लियर करने के बाद जब किम ने वो आर्टिकल्स पढ़े, उसका गुस्सा 7 स्काई पे चला गया। उसकी टीम के लोग घबरा गए और उसको रोकने की कोशिश की जब वो उस आदमी के पीछे जाने लगा जिसने उसको कॉन्फ्रंट किया। न चाहते हुए किम एसोसिएशन के लिए कार में बैठ गया। भले ही वो थोड़ा शांत हुआ था, पर उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ। वो एक ऐसा हंटर है जिसको इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन से एक इरेजिस्टिबल ऑफर मिला था, पर सालों की मेहनत एकदम से बेकार हो गई, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। कार में वापस मिसली पूछती है कि किम ने उस आदमी को क्यों मारा। किम बोलता है वो मुझे पहले कॉलर से पकड़ा था। ली पूछती है कि ऐसा क्यों किया उसने। उसको पता है किम को क्लीनिंग टीम से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर यह पहली बार है जब उसका डायरेक्ट झगड़ा हुआ। किम बोलता है उसको एग्जैक्ट याद नहीं क्या हुआ, पर एसोसिएशन पहुंचने के बाद वो सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। वो ली से बोलता है उस आदमी के बेटे को बुलाओ क्योंकि वो इस मैटर को एक बार में खत्म करना चाहता है। किम अफसोस जताता है कि ये सब क्यों हुआ और बोलता है कि जो भी अच्छा काम करता है लोग उसको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक ट्रक उनकी कार के सामने आ जाता है और ड्राइवर का ध्यान हटने की वजह से ऑलमोस्ट एक्सीडेंट हो जाता है।
पर उससे पहले किम अपनी एक एबिलिटी यूज करता है जो उसको टाइम से आगे निकलने देती है। इससे वो एक्सीडेंट अवॉइड कर देता है और सोचता है अगर 1 सेकंड भी लेट होता तो सड़क खून से रंग जाती, क्योंकि ट्रक ने ब्रेक भी नहीं लगाया। वो सोचता है क्या ट्रक ड्राइवर ड्रंक था? ली, जो अभी भी शॉक में है, कुछ बोल ही नहीं पाती। किम, जो पहले से ही इतने गुस्से में है, कार से उतर के ट्रक का सामना करने का डिसाइड करता है। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है, कई आयरन बार्स उसकी तरफ शूट होते हैं और उसको एक जाल में फंसा देते हैं। किम समझ जाता है ये एक डिवाइस है जो सुपरनैचुरल पावर्स वाले लोगों को रोकने के लिए बनी है, और वो हिल भी नहीं पाता। अचानक वो ट्रक जो रुका था उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, उसको कुचलने के लिए। बंधा होने की वजह से किम अपनी एबिलिटीज यूज नहीं कर पाता। नतीजा ये कि ट्रक उसको सीधा हिट करता है और वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। पर तभी एक और ट्रक ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है उसको पूरी तरह क्रश करने के लिए, और दोनों ट्रक्स एक साथ उस पर टकराते हैं। जैसे इतना काफी नहीं था, एक बड़ा धमाका होता है, दोनों व्हीकल्स को पूरा तबाह कर देता है। आग के बीच एक सिलहूट दिखाई देता है। जिंदा बचा किम बोलता है ये दिन बस और खराब होता जा रहा है, और कौन है जो मुझे चैलेंज करने की हिम्मत करता है। थोड़ी देर में कई हेविली आर्म्ड सोल्जर्स आते हैं और उस पर फायर खोल देते हैं। किम को पता चल जाता है ये एक अनएक्सपेक्टेड ट्रैप थी जो बड़ी केयरफुली प्लान की गई थी। एक एवरेज हंटर तो बिना लड़े ही मर जाता, पर किम जुन वू, जो हजारों बार डंजन्स में मॉन्स्टर्स से लाइफ और डेथ के बीच लड़ चुका है, उसने हर तरह के खतरे से लड़ने की स्ट्रेंथ बना ली है। इसलिए उसकी सर्वाइवल एबिलिटी दूसरों से कहीं ज्यादा है। वो बोलता है ऐसी छोटी सी चीज से मैं नहीं मरने वाला। ये उसका पूरा यकीन था। और तभी एक ब्लू ग्लो वाला वेपन टाइटन, जो डंजन्स में सुपर डेंजरस मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए यूज होता है, उसके सर पे तान दिया जाता है, और शूटर 1 सेकंड भी नहीं सोचता। ट्रिगर दबाने से पहले किम का सिस्टम सारा डैमेज रिकॉर्ड करता है और रेजरेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, पर एंड में उसकी डेथ कंफर्म हो जाती है। इसके बाद किम का बॉडी ब्रिज से नीचे फेंक दिया जाता है, और जब वो पानी में गिरता है उसका सिस्टम अलर्ट देता है कि उसकी डेथ की वजह से एक सीक्रेट एबिलिटी कर्मा अनलॉक हो गई है। इस एबिलिटी की वजह से किम 10 साल पीछे टाइम में चला जाता है। सिस्टम बोलता है कि उसके कर्मा के हिसाब से उसकी लाइफ और जॉब रीसेट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद उसको एक नया जॉब असाइन होता है, और ये वही जॉब है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं, डंजन क्लीनिंग। दुनिया का नंबर 1 हंटर किम जुन वू अब एक मामूली डंजन जैनिटर बन गया। अब जब वो खुद ये काम कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि क्लीन अप टीम में कितना थकाऊ काम है। ब्रिज पे जो कुछ भी हुआ वो किम के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कोई वेपन उसके सर पे ऐसे तानना ये उसके लिए नया था। अचानक वो पैनिक में उठ के बोलता है ये कैसा अजीब सपना था। किम सोचता है कितनी देर सोया होगा, क्योंकि उसका पूरा बॉडी स्टिफ लग रहा है। पर जब वो इधर उधर देखता है तो हैरान हो जाता है। माइनस मैं कहाँ हूँ? वो देखता है ये एक 26 मीटर चांगताई सिस्टम मीटर का छोटा सा डंप है, उसके घर के बाथरूम से भी छोटा। ये उसका घर नहीं है। वो सोचता है क्या ये डायरेक्टर ली का घर हो सकता है, पर तुरंत सोचता है नहीं, वो तो दुनिया खत्म होने पे भी उसको अपने घर में नहीं आने देगी। तो वो फिर से सोचता है मैं कहाँ हूँ भाई। तभी वो अपना सिस्टम चेक करता है और देखता है कि उसकी डेथ कंफर्म हो चुकी है और उसको ये कर्मा एबिलिटी मिल गई है। ये सब उसको और कंफ्यूज कर देता है। फिर वो आईने में खुद को देखता है और रियलाइज करता है कि वो 10 साल छोटा 28 साल का दिख रहा है। सिस्टम खोल के देखता है कि वो सच में 10 साल पीछे चला गया है। सिस्टम के एक्सप्लेनेशन से किम समझ जाता है कि ये सपना नहीं था, वो सच में मर गया था और 10 साल पीछे आ गया। सिस्टम बताता है कि उसको एक नया जॉब असाइन हुआ है, डंजन क्लीनर, और ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि 18 साल के बाद 28 साल की उम्र में वो कोरिया का 22nd रैंक्ड हंटर। अगर ये बस टाइम रिग्रेशन होता तो वो अभी भी हंटर होता, स्पॉटलाइट में टॉप पे जाने की कोशिश करता। पर ये नया जॉब असाइनमेंट उसको शॉक कर देता है, डंजन क्लीनर। इसको कैंसिल करने की शर्त है सेक्रेटरी जनरल बन जाना। अगर वो ये कर लेता है तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा जब वो मरा था, पर अगर फेल हो गया तो ये जैनिटर वाली जिंदगी ही उसकी किस्मत बन जाएगी। किम इंटरनेशनल सुपरनैचुरल एसोसिएशन के बारे में सोचता है, जो दुनिया भर के एसोसिएशंस को मैनेज करती है। सेक्रेटरी जनरल की पावर तो यूएस के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है। किम, जो दुनिया का पहला एसएसएस रैंक हंटर था, उसको भी ऐसी पोस्ट नहीं मिली थी, पर अब उसका सिस्टम चाहता है कि वो 5 साल के अंदर ये पोस्ट हासिल कर ले। किम सोचता है ये इम्पॉसिबल है और इस कर्मा बिजनेस को इग्नोर करने का सोचता है, क्योंकि उसको इसकी कोई परवाह नहीं। पर तभी किम को समझ आता है कि ये एक ही तरीका है पुरानी जिंदगी में वापस जाने का। तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो पहले जैसा हंटर बन जाए। अगर उसके पास उसकी पुरानी एबिलिटीज होती तो वापस जाना उसके लिए खेल ही होता। पर जब वो अपना सिस्टम चेक करता है तो देखता है कि उसकी सारी पहली वाली स्किल्स अब अवेलेबल नहीं है। ये देखकर किम को लगता है बात सोच से भी ज्यादा सीरियस है। तभी सिस्टम उसको नोटिफाई करता है कि उसको एक नई एबिलिटी मिली है, जिससे किम थोड़ा एक्साइट हो जाता है। पर सिस्टम वार्न करता है कि ये एक पैसिव लर्निंग स्किल है जो उसको क्लीनलीनेस का ऑब्सेशन देगी।
ये पढ़ के किम गुस्से में आग बबूला हो जाता है और घर में अकेला चिल्लाने लगता है। थोड़ा सोचने के बाद वो समझ जाता है कि मरने के बाद वो 10 साल पीछे आ गया, एसएस रैंक हंटर से एक झटके में डंजन जैनेटर बन गया। ऊपर से उसकी सारी एबिलिटीज ब्लॉक हो गई और पुरानी जिंदगी के सारे अचीवमेंट्स गायब। अब किम सोचता है कि क्या करे, क्या सच में क्लीनिंग का काम करेगा, पर उसका प्राइड और पुरानी जिंदगी की यादें उसको संभालती हैं, क्योंकि अब उसके पास बस यही बचा है। सबसे पहले उसको ये पता लगाना है कि उसको किसने मारा, क्योंकि वो यकीन करता है कि वो कोई नॉर्मल स्क्वाड नहीं था। किम सोचता है क्या ये कोई प्राइवेट गिल्ड थी या एसोसिएशन का कोई बंदा। अगर ये दोनों नहीं तो उसको कोई आइडिया नहीं कौन हो सकता है। करता है कि वो कोई नॉर्मल स्क्वाड नहीं था। किम सोचता है क्या ये कोई प्राइवेट गिल्ड थी या एसोसिएशन का कोई बंदा। अगर ये दोनों नहीं तो उसको कोई आइडिया नहीं कौन हो सकता है। तभी उसका फोन बजता है, एक अननोन नंबर से कॉल आता है और किम डिसाइड करता है उठाने का। दूसरी तरफ से आदमी बोलता है कि वो पार्क है, टीम लीडर। पार्क पूछता है कि क्या किम आज काम पे आने के लिए इतना बिजी है। किम को नाम थोड़ा जाना पहचाना लगता है पर याद नहीं आता। पार्क बोलता है रिपोर्ट आए 1 घंटा हो गया, किम अभी तक नहीं आया, शायद तबीयत खराब है या लास्ट डंजन टफ था। किम तुरंत समझ जाता है कि पार्क उसके सिस्टम वाले जॉब की बात कर रहा है। पार्क कहता है लास्ट डंजन टफ था पर ये वाला EZ होगा। एक स्टाफ मेंबर बोलता है कि पहले दिन के बाद लोग अक्सर छोड़ देते हैं और लीडर को ऐसे किसी के लिए मनाना नहीं चाहिए। किम ये बात सुन लेता है और सोचता है चाहे उसकी हालत कुछ भी हो, वो किसी को, चाहे वो डंजन क्लीनर ही क्यों ना हो, अपना अपमान नहीं सहने देगा। पार्क दूसरों को बोलता है किम के बारे में बुरा मत बोलो, शायद कोई सीरियस वजह होगी उसके ना आने की। फिर वो किम से कहता है कि आज रेस्ट कर ले, पर अगले बार कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो पहले कॉल करके बताए। वो बोलता है अपना कॉन्टैक्ट पार्क जानते के नाम से सेव कर ले। ये नाम सुनते ही किम शॉक हो जाता है। पार्क कहता है उसका नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, पर किम इसलिए शॉक में है क्योंकि ये वही आदमी है जिसको उसने पुरानी जिंदगी में असॉल्ट किया था। फिर भी पार्क उसको रेस्ट करने को कहता है और नेक्स्ट टाइम मिलने की बात करता है, पर किम इंटरप्ट करता है और बोलता है कि वो अभी काम पे जा रहा है। किम हैरान है कि घर में एक भी डिसेंट कपड़ा नहीं है और जब वो बाहर निकलता है तो कोई लग्जरी कार उसका वेट नहीं कर रही। उसने टैक्सी बुलाने की कोशिश की पर पैसे नहीं थे तो उसको बस लेनी पड़ी, माइनस ये वो कभी सोच भी नहीं सकता था और इससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। किम रियलाइज करता है कि अब उसकी जिंदगी पुरानी वाली से बिल्कुल अलग है और उसका दुनिया के साथ रिश्ता भी बदल गया है। ये भी बात है कि उसने पार्क जेनते के साथ पुरानी जिंदगी में वायलेंस की थी, पर इस जिंदगी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। किम का उससे कोई कनेक्शन नहीं है अभी, पर अगर पार्क जेनता वही है जिसने उसको पहले मारा था तो बात ही अलग है, क्योंकि इसमें कुछ तो स्ट्रेंज है। किसी ने जानबूझ के एक्सीडेंट करवाया और उसका अटेंशन खींचा। ये बात कि उनके पास एंटी सुपरनैचुरल डिवाइस रेडी था किम के पावर्स ब्लॉक करने के लिए और ऊपर से टाइटन वेपन भी, ये सब कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस है। टाइटन कोई छोटा मोटा वेपन नहीं, टॉप टियर है। इसकी टेक्नोलॉजी और प्राइस दोनों हैवी हैं। कोई डंजन जैनेटर इतनी आसानी से इसे नहीं खरीद सकता, पर शायद उसने किसी प्रोफेशनल को हायर किया हो। आखिर उसके बेटे को भी किम से पर्सनल दुश्मनी थी। किम सोचता है जो उसने किया वो इतना बड़ा नहीं था कि इतनी बड़ी सजा मिले और वो ब्लेम पार्क जेंटा पर डालता है। कहता है उसको पहले ही रास्ता छोड़ देना चाहिए था जब किम शांत था। फ्लैशबैक में दिखता है उस दिन पार्क जेंटा अपना इंट्रो देता है एज डंजन क्लीनअप टीम का चीफ। किम पूछता है क्या चाहिए तुझे। पार्क बोलता है उसने सुना किम ने टॉप लेवल पे जैनिटर्स की नंबर कम करने का सजेशन दिया था। वो बताता है कि उनके पास पहले ही स्टाफ शॉर्टेज है और अगर वर्कर्स और कम हुए तो काम और मुश्किल हो जाएगा। पर किम बोलता है मुझे इससे क्यों परेशान कर रहे हो। वो कहता है ये बस एक सजेशन था, उसके पास ऐसा डिसीजन लेने का अथॉरिटी नहीं है, ये रेगुलेशन टीम का काम है, तो पार्क उन्हीं से बात करे। पर पार्क बोलता है सबको पता है किम कितना इन्फ्लुएंशियल है, उसकी बात का वजन है, इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है कि किम अपना सजेशन वापस ले और दोबारा सोचे। तब किम सोचता है कि उसका सजेशन शायद क्लीनर्स तक पहुंच गया होगा, पर उसको ये नहीं लगा था कि कोई पर्सनली उसके पास आके शिकायत करेगा। सबसे बड़ी बात, पार्क की आंखों में देख के साफ था कि बात आगे बढ़ाने से दोनों और गुस्सा हो जाएंगे। तो किम बोलता है छिपकली अपनी पूंछ काट लेती है डिफेंस के लिए, ये बहुत एफिशिएंट है। पार्क तुझे क्यों लगता है वो ऐसा करती है। किम कहता है ये छिपकली का सर्वाइवल तरीका है, चाहे एफिशिएंट हो या दर्दनाक, वो अपनी जान बचाने के लिए करती है। पार्क बोलता है कि जेनिटर्स प्रॉब्लम नहीं है, पर किम कहता है ये बस पार्क का सोचना है, क्योंकि हर इंसान सोचता है वो दुनिया के लिए जरूरी है, पर ये सच नहीं। वो बोलता है एसोसिएशन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए एलीट हंटर्स की सैलरी एडजस्ट की जाएगी। पार्क पूछता है क्या इसलिए बाकी सबकी भी सैलरी कट हो रही है। किम बोलता है एसोसिएशन का पहला काम है सिटीजन्स को मॉन्स्टर्स से बचाना और ये काम हंटर्स करते हैं। अगर उनको पैसे नहीं मिले तो कोई काम नहीं करेगा, तो ये उनका लास्ट रिजॉर्ट था। पर पार्क बोलता है यह सब बकवास है। किम जैसा कोई कितना भी अपनी मर्जी नहीं चला सकता।
वो कहता है हंटर्स इतना बड़ा काम नहीं करते और उनको ये भी नहीं पता कि क्लीनिंग टीम क्या करती है या उनका काम कितना इंपॉर्टेंट है। किम पूछता है जैनिटर क्लीनिंग के अलावा और क्या करता है। वो कहता है ये उसका फैसला नहीं कि कितने लोगों को निकाला जाए, और बोलता है उसको ये सजेशन सालों पहले करनी चाहिए थी पर अपने एक कॉमरेड के लिए छोड़ दिया था जो अब मैटर नहीं करता। पर जाने से पहले पार्क पूछता है कि क्या एसोसिएशन का प्रायोरिटी सच में लोगों को बचाना है, क्योंकि जैनिटर्स भी सिटीजन्स हैं, उनको भी हेल्प चाहिए। ये बात किम को बुरी तरह चुभती है। वो पलट के बोलता है मैंने काफी बोल दिया पर जैनिटर्स को अभी भी समझ नहीं आया। वो कहता है उनको शुक्र मानना चाहिए कि वो बाहर जान जोखिम में नहीं डाल रहे, बस सेफ साइड से क्लीनिंग करते हैं और पैसे लेते हैं। इसलिए किम बोलता है हंटर्स के काम की वजह से बाकी लोग पेट भरते हैं और सोसाइटी पे पैरासाइट की तरह जीते हैं। इस बार पार्क गुस्सा हो जाता है और किम का कॉलर पकड़ लेता है, पर किम एक धक्का देता है और उसको दूर कर देता है। बस किम ने थोड़ी ज्यादा ताकत लगा दी और पार्क का सिर दीवार से जा टकराया। तो उसने ली को कॉल किया और कहा कि ये मैटर हैंडल करके दफना दो। अब वापस प्रेजेंट में किम अभी अभी काम की जगह पहुंचा है और देखता है कि ये एक येलो लेवल डंजन है। उसको पता है इस डंजन का बॉस एक फॉक्सट्रॉट सेंटिपीड है, क्योंकि उसने 28 साल की उम्र में इससे लड़ाई की थी। ये एक और प्रूफ है कि वो सच में टाइम में पीछे चला गया। फिर वो फाइनली पार्क जेंटा से सामने सामनी मिलता है। किम उसको गुस्से भरी नजरों से देखता है, सारा इल्जाम पार्क पे डाल के। पर क्लीन अप टीम का लीडर पार्क को तो कुछ नहीं पता, उसके लिए तो बस एक नॉर्मल दिन है। पार्क के नजरिए से वो बस एक नए एम्प्लॉय का स्वागत कर रहा है, पर किम के लिए ये वो आदमी है जो उसकी रिग्रेशन का जिम्मेदार है और वो उसको अपना दुश्मन मानता है। किम नोटिस करता है कि पार्क एक टिपिकल 50s का मिडिल एज्ड आदमी है, सस्ता यूनिफॉर्म पहने हुए, जैसा उसको याद था। वो जल्दी से सोचता है कि पार्क ऐसा नहीं लगता जो किसी को मार सकता है। फिर किम बाकी टीम से मिलता है, पर एक जेनिटर हान सांगुक बोलता है किम सिर्फ इसलिए वापस आया क्योंकि उसको काम छोड़ने की कोशिश करते पकड़ा गया। दूसरा जेनिटर इम हुईजांग कहता है कि पिछली बार किम ने कहा वो कुछ नहीं कर सकता और सच में उसने कुछ नहीं किया। एक लड़की मुनसोयान बोलती है कि 4 लोग काफी हैं, तो लीडर ने एक और को क्यों बुलाया। पार्क सबको शांत करता है और बोलता है कि काम करना है और पूछता है कितना टाइम बचा है। हुई बोलता है किम के लेट आने की वजह से सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। लीडर बोलता है अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अंदर जाके काम खत्म करना है वरना फिर से डांट पड़ेगी। फिर वो किम को इक्विपमेंट देता है। किम देखता है कि प्रोटेक्टिव सूट के साथ एक गैस मास्क भी है। पार्क पूछता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं। किम बोलता है नहीं, पर असल में उसको बिल्कुल नहीं पता कि डंजन जेनिटर क्या काम करता है। दूर रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सुपरनैचुरल डायमेंशन मैनेजमेंट एसोसिएशन में फैसिलिटी को 4 मेन टीम्स चलाते हैं। कंट्रोल टीम डंजन स्पॉन स्टेटस मॉनिटर करता है और इन्फो कलेक्ट करता है। हंटर सपोर्ट टीम और आइटम्स बनाता और मेंटेन करता है, साथ ही फील्ड ऑपरेशंस में हेल्प करता है। ऑपरेशंस टीम हंटर्स का ग्रुप है जो डंजन्स में मॉन्स्टर्स को खत्म करता है। और लास्ट में क्लीन अप टीम, जिसका काम किम को बिल्कुल नहीं पता और उसको जेनिटर का रोल बड़े मुश्किल से सीखना पड़ रहा है। अंदर जाते वक्त लीडर बोलता है कि बॉस रूम में जाना है, पर जब वो किम को अकेला चलता देखता है तो बोलता है ये डेंजरस है। किम याद करता है कि पार्क ने खुद कहा था बॉस रूम जाना है। पार्क कंफर्म करता है पर बोलता है कि सबको साथ में दूसरी तरफ से जाना चाहिए। पर किम जिद करता है कि वो गलत तरफ जा रहे हैं और असली बॉस रूम का दरवाजा दिखाता है। बाकी लोग समझ नहीं पाते किम क्या बोल रहा है। मुनसोयान बोलती है अगर किम आगे नहीं जाना चाहता तो साफ बोल दे, क्योंकि और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और कोई स्लो करने वाला नहीं चाहिए। हान सांगुक बोलता है किम को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। जाने से पहले वो किम को कंट्रोल टीम का दिया हुआ मैप दिखाता है और कहता है कि बॉस रूम अपनी आंखों से देख ले। किम जानता है कि क्लियर डंजन का मैप हंटर्स बनाते हैं जो रिलायबल होता है। फिर भी वो बोलता है मैप गलत है और सही डायरेक्शन में चलता है। किम सोचता है कि पहले उसका कंट्रोल टीम से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था और अब उसको लगता है ये लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। हान सांगुक किम से बुरी तरह इरिटेट हो जाता है और टीम लीडर पूछता है कि किम को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि वो सही जा रहा है। किम बोलता है ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। किम बोलता है कि उसको पता है इस डंजन को किसने क्लियर किया था। पार्क को समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है, पर किम के लिए ये मैटर नहीं करता क्योंकि उसको पता है चाहे वो सच बोले ये लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो वो बात बदल देता है और टीम से बस आगे बढ़ने को कहता है। लीडर ही एकमात्र है जो किम पे भरोसा करता है, बाकी सब उस पर शक करते हैं। चलते चलते किम पूछता है कि ये 45 मिनट का टाइम क्यों है। पार्क बताता है कि इतना टाइम है डंजन के बंद होने से पहले। किम ने पहले कभी ये नहीं सुना था क्योंकि उसको बस इतना पता था कि डंजन क्लियर होने के 2 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाता है।
हंटर्स को इसकी परवाह नहीं होती क्योंकि वो क्लियर करते ही निकल जाते हैं और क्लीनअप टीम थोड़ी देर बाद अंदर आती है। किम पूछता है अगर डंजन गायब ही हो जाता है तो क्लीनिंग की क्या जरूरत। पार्क बोलता है कि क्लियर डंजन गायब नहीं होता, बस डॉर्मेंट हो जाता है और बाद में मॉन्स्टर्स वापस आ जाते हैं। अगर डंजन दोबारा खुले और वहां लाशों का ढेर लगा हो तो ये बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हंटर्स का लॉस्ट होना आसान हो जाता है और टूटे फूटे मॉन्स्टर्स से निकलने वाली नेचुरल गैस इंसान के लिए सुपर खतरनाक है। अगर लाशें बिखरी हुई हैं तो हंटर्स के मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं जो डंजन कंप्लीट करने में प्रॉब्लम करता है। मतलब पार्क कहता है जेनेटर्स का काम हंटर्स को शांति से डंजन क्लियर करने में मदद करना है। वो बोलता है उसको अपने काम पे गर्व है क्योंकि जेनेटर्स के बिना हंटर्स नहीं होते, पर किम के दिमाग में ये सब बकवास लगता है। पार्क बोलता है क्लीनिंग के अलावा कभी कभी वो हंटर्स को भी रेस्क्यू करते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ना नहीं। किम सोचता है उसने कभी सुना नहीं कि कोई जेनेटर हंटर को रेस्क्यू करे, पर वो मान लेता है कि क्लीनिंग का काम उतना बेकार नहीं जितना उसने सोचा था। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक गेट तक पहुंचते हैं और हान सांगुक बोलता है कि मैप के हिसाब से ये बॉस रूम है, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एक खाली चैम्बर मिलता है और वो गलत होने पे चुप हो जाता है। किम बोलता है उसने पहले ही वॉर्न किया था, जिससे हान सांगुक और कंफ्यूज हो जाता है। वो लीडर से पूछते हैं अब क्या करना है। पार्क पूछता है कितना टाइम बचा है। हान सांगुक बोलता है 22 मिनट हैं। लीडर बोलता है ये काफी है और सब आगे बढ़ने को एग्री करते हैं। किम पूछता है तुम लोग सीरियस हो। लीडर बोलता है हाँ, क्योंकि उनका काम है डंजन को टाइम में क्लीन करना। किम बोलता है डंजन के दोबारा अपीयर होने में 1 हफ्ते से लेके 1 साल तक लग सकता है, अगर यहाँ फंस गए तो सरवाइव नहीं करेंगे। पर लीडर को ये डर नहीं लगता। किम बोलता है ये लोग पागल हैं, जेनेटोरियल काम के लिए जान रिस्क कर रहे हैं। पार्क बोलता है हमेशा से ऐसा ही होता है और आगे भी होगा। हान सांगुक कहता है अगर किम जाना चाहता है तो जा सकता है, उससे कोई उम्मीद भी नहीं थी। वो बोलता है ये किम का पहला दिन है डंजन में और उसके लिए क्लीनिंग का मतलब कुछ नहीं। मून सो यान भी किम को नफरत भरी नजरों से देखती है और किम अकेला रह जाता है, समझ नहीं आता क्या करे। इस बीच किम सोचता है कि 15 साल हंटर रहने के बाद उसने कभी मिशन फेल नहीं किया और इसलिए वो ग्लोबल रैंकिंग्स में नंबर 1 था। तो वो बोलता है कोई उसकी डंजन करियर के बारे में बुरा नहीं बोल सकता। जेनिटस के नजरअंदाज करने से वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो अपना नॉलेज दिखाने का फैसला करता है और बोलता है कि बॉस रूम के लिए एक छोटा पैसेज है। हान सांगुक बोलता है किम फिर बकवास कर रहा है, पर किम सबको चुप करने को बोलता है और कहता है बस सुनो। वो बोलता है बॉस रूम 500 मीटर दूर है, पर शॉर्टेस्ट रूट से 8 मिनट या उससे भी कम में पहुंच सकते हैं। फिर वो बाकी लोगों से कहता है या तो मेरे साथ आओ या छोड़ के जाओ। जल्दी ही किम दौड़ने लगता है और टीम उसके पीछे कॉरिडोर में चलती है और थोड़ी देर बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जिसको किम ने बॉस रूम का एंट्रेंस कहा था। पूरी टीम दंग रह जाती है क्योंकि उनकी आंखों के सामने ये साफ होता है कि किम बिल्कुल सही था। रूम में सेंटीपीड की लाश पड़ी है। रूम की हालत देख के किम समझ जाता है कि ये बैटल बड़ा इंटेंस था। अगर 20 लोगों की टीम थी तो शायद 5-6 लोग मरे होंगे, पर उन्होंने फिर भी की पॉइंट ढूंढ लिया। माइनस इस मॉन्स्टर की कमजोरी उसके फोरहेड पे एक होलो स्पॉट है जो उसकी बड़ी सी चिन के ठीक ऊपर है। हान सांगुक बोलता है कि टाइम कम है, अभी शुरू करना चाहिए, पर किम उसको रोक देता है जिससे हान कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो सेंटीपीड जो मरा हुआ लग रहा था उठ खड़ा होता है और क्लीनिंग टीम पे अटैक करने वाला होता है। सब डर जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर के अभी जिंदा होने की उम्मीद नहीं थी। किम के दिमाग में बस ये आता है कि इससे उसका काम और मुश्किल हो गया। वो पहले भी ऐसे खतरों का सामना कर चुका है, पर इस बार उसके पास कोई एबिलिटीज नहीं है। पर हैरानी की बात, सेंटीपीड अटैक करने के बजाय दोबारा गिर के मर जाता है। किम समझ जाता है ये बस उसकी आखिरी सांस थी और वो ऑपरेशंस टीम को ब्लेम करता है कि उन्होंने ठीक से चेक नहीं किया। हुई जांग बोलता है ये किम का पहला बॉस मॉन्स्टर होगा तो उसको पीछे हटने को कहता है। वो बोलता है किम डर के फ्रीज हो गया, पर अब सब ठीक है और काम बाकी लोगों पे छोड़ दे। किम को अंडर एस्टिमेट करना बुरा लगता है तो वो इम जांग के हाथ से नाइफ छीन लेता है और बोलता है कि वो खुद काम करेगा। किम कहता है जांग इस सेंटीपीड को डिसमेंटल नहीं कर पाएगा, अगर बिना जाने काटने की कोशिश की तो रिस्ट टूट जाएगा। वो बताता है कि नाइफ सिर्फ सेगमेंट्स 3, 6 और 12 में फिट होती है और कहीं और ट्राई करना टाइम वेस्ट है। किम नोटिस करता है कि मॉन्स्टर के नर्व्स अभी भी रिएक्ट कर रहे हैं, पर बोलता है अगर सेंटीपीड काटने के दौरान हिलता है तो इग्नोर करो। किम का ये डिटेल नॉलेज सबको दंग कर देता है, जब तक वो पूछता नहीं कि वो बस खड़े रहेंगे या मदद करेंगे। किम सब डिटेल्स देता है, पर प्रोसीजर के बारे में बड़ा स्ट्रिक्ट है। हान सांगुक सोचता है किम को इतना पता होगा क्योंकि लीडर ने उसको कंट्रोल फाइल दी होगी, पर पार्क बोलता है उसने कुछ नहीं दिया। हान सांगुक बोलता है बिना फाइल्स के इतना नॉलेज पॉसिबल नहीं, पर पार्क कहता है ये इन्फो फाइल्स में भी नहीं है, किम ने ये कहीं और से सीखा। हान सांगुक पूछता है कि उसको इतना कैसे पता, पर पार्क के पास जवाब नहीं।
इस बीच किम की क्लीनिंग ऑब्सेशन वाली पैसिव स्किल एक्टिवेट हो जाती है। इसके साथ किम बड़े जोश से काम करता है और टीम की मदद से सेंटीपीड को डिसमेंटल कर देता है। फिर किम को अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिलती है, पर वो सोचता है ऐसा क्यों। खैर, लीडर किम के परफॉर्मेंस की तारीफ करता है, जिससे हान सांगुक जल के राख हो जाता है। मुन सो यान बोलती है किम ने न सिर्फ मदद की बल्कि ऑलमोस्ट सब कुछ खुद किया। पर किम सोचता है इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं, उसने बस अपना काम किया। लीडर बोलता है अब पैकअप का टाइम है, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं डंजन बंद होने में, जो बाहर निकलने के लिए काफी है। तो वो एग्जिट की तरफ चलते हैं और पार्क बोलता है सब किम की वजह से एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्मूथ गया। तभी किम नोटिस करता है एक ट्रैश बैग फट गया है और खून उसके पैर पे लग गया। पार्क पूछता है क्या सच में उसने इस पे पैर रख दिया जबकि कहा गया था केयरफुल रहने को, पर किम बोलता है ये कुछ नहीं है और सबको पीछे हटने को कहता है। किम जानता है ये खून ग्लू जैसा चिपचिपा है और एक एक्सपीरियंस्ड हंटर भी बेध्यानी में फंस सकता है, पर यह खून हीट के अगेंस्ट वीक है, तो वो सोचता है अपनी फायर एबिलिटी से इसको आसानी से मेल्ट कर सकता है। पर जैसे ही किम अपनी स्किल यूज करने की कोशिश करता है, सिस्टम उसको याद दिलाता है कि उसकी सारी पुरानी पावर्स अभी लॉक हैं और किम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करे। पार्क तब बाकी लोगों को बोलता है एक रस्सी लाओ, किम को खींच के निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो किम को रस्सी से बांध देते हैं और सब मिलकर खींचते हैं। फिर भी किम 1 इंच भी नहीं हिलता, क्योंकि वो खून उसके पैर से सच में चिपक गया है। वो जल्दी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि डंजन बंद होने में 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। जब ये काम नहीं करता, पार्क किम से बोलता है कपड़े उतार दो, पर मून सो यान याद दिलाती है कि गैस लेवल बहुत हाई है और ये खतरनाक हो सकता है। पार्क फिर भी बोलता है अगर किम ने कपड़े नहीं उतारे तो सब यहीं फंस जाएंगे। किम सोचता है ये क्यों बोला, जबकि सिर्फ वो ही फंसा है, बाकी सब क्यों फंसेंगे। वो सोचता है कि छिपकली भी अपनी पूंछ काट देती है सरवाइव करने के लिए, तो यहाँ टीम को उसको छोड़ देना चाहिए। क्या ये लोग छिपकली से भी कम स्मार्ट हैं? इतने में लीडर बोलता है ये काम नहीं कर रहा और सबको बोलता है कि निकल जाओ, क्योंकि जो सरवाइव कर सकते हैं उनको मरना नहीं चाहिए। टीम उसको छोड़ना नहीं चाहती, पर पार्क जिद करता है कि ये ऑर्डर है, जाओ। उनको पता है सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, तो वो लीडर का हुक्म मानते हैं और एग्जिट की तरफ भागते हैं। पार्क किम के पास जाता है और उसके कपड़े उतारने में मदद करता है। दोनों मिलकर थोड़ी जल्दी चलते हैं और इस तरह किम खुद को छुड़ा पाता है। ऑलमोस्ट नंगे पैरों के साथ वो एग्जिट की तरफ दौड़ता है। बाकी लोग पहले निकल जाते हैं और टेंशन में लीडर का वेट करते हैं जब तक सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं। पार्क और किम एग्जिट के लिए दौड़ते हैं जैसे टनल के एंड में रोशनी के पीछे भाग रहे हों। और आखिरी सेकंड में जब डंजन बंद होने वाला होता है, पूरी टीम जो सांस रोके थी राहत की सांस लेती है, क्योंकि दोनों टाइम पे निकल जाते हैं। सब खुश हैं कि लीडर सेफ है और पार्क को अपनी टीम का सपोर्ट देख के खुशी होती है। किम अभी भी शेकन है, सोचता है कि क्लीनिंग करते वक्त एक ऐसे डंजन में ऑलमोस्ट मर गया जहां मॉन्स्टर्स भी नहीं थे। पार्क किम को उठाने में मदद करता है और बोलता है गैस लेवल एक्सपेक्टेड से कम था तो सब ठीक रहा। वो कहता है पहली बार डंजन में किम ने एक्चुअली काफी अच्छा किया। फिर वो बोलता है ये तो बस दिन का पहला डंजन था, अभी तो शुरुआत है। किम शॉक में पूछता है और कितने डंजन्स बचे हैं? पार्क बोलता है अभी 5 और हैं। ये सुनकर किम बिल्कुल मायूस हो जाता है। सियोल ब्रांच में 8 ऑपरेशंस टीम्स हैं और पूरे देश में 96 टीम्स, जिनमें फ्रीलांसर भी हैं जो एसोसिएशन से टाइड नहीं। कोरिया में लगभग 11,000 रजिस्टर्ड हंटर्स हैं, पर दूसरी तरफ सिर्फ 5 डंजन क्लीनिंग टीम्स हैं, टोटल 25 लोग। हर टीम को एक दिन में 3-4 डंजन्स क्लीन करने होते हैं और अगर बैड लक हो तो 5 से ज्यादा भी। और आज किम और उसकी टीम के लिए बैड लक वाला दिन है। शिफ्ट खत्म होने के बाद पार्क बोलता है कि ये अनलकी दिन था, तो सबको साथ में डिनर करना चाहिए और क्योंकि सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बिल स्प्लिट करेंगे। वो किम से पूछता है कि क्या वो भी डिनर पे आ रहा है, क्योंकि अभी डिसाइड करना बेटर है, सब भूखे हैं। पर किम बोलता है वो नहीं आ रहा, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। किम सोचता है उसको इनके साथ काम करना है, पर दोस्ती नहीं बनानी। पार्क बोलता है अगर नहीं चाहता तो कोई जबरदस्ती नहीं। किम थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, पर अकेले घर चला जाता है। इससे पहले मून सो यान उसके काम की तारीफ करती है और बोलती है घर सेफ जाओ। किम अपना ठंडा कैलकुलेटिंग एटीट्यूड बनाए रखता है और चल देता है। बाद में वो सोचता है कि पार्क ने उसको पुरानी जिंदगी में नहीं मारा होगा। वो इतना कोल्ड ब्लडेड नहीं लगता कि बस बदले के लिए किसी को मार दे। पार्क को साइड में रख के किम सोचता है कोई और कौन होगा जो उससे बदला लेना चाहता हो। वो अपने टीम के न्यूबी को याद करता है जो हमेशा उसको गाली देता था, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो ब्रेकअप के बाद ऑलमोस्ट अपनी लाइफ खत्म करने वाली थी, और कंट्रोल टीम का एक बंदा जो हमेशा उससे झगड़ता था। किम सोचता है कि इतने लोग उससे नफरत क्यों करते थे, पर अब उसको लगता है कि ये सब बेकार है, क्योंकि इस लाइफ में जिसने उसको मारा वो कोई अनजान शख्स होगा। एंड में
अगर उसको बदला चाहिए तो उसको अपने करंट कर्मा से छुटकारा पाना होगा और पास्ट लाइफ में वापस जाना होगा। इसके लिए उसको इंटरनेशनल एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल बनना होगा। वो सोचता है कि अगर उसके पुराने एबिलिटीज अभी भी होते तो वो कंट्रोल टीम ज्वाइन करने का जुगाड़ करता। तभी उसको एक आइडिया आता है और वो अपना सिस्टम विंडो खोलता है। किम रियलाइज करता है कि उसने सुबह सारी इन्फो नहीं देखी थी और अब नोटिस करता है कि उसके एबिलिटीज अनलॉक करने की कंडीशन है। इस केस में जैनिटर का काम छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं, पर जब वो कंडीशंस देखता है तो पता चलता है कि सब क्लीनिंग के काम से कनेक्टेड हैं। इससे वो गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि कोई और रास्ता नहीं है क्या। गुस्से में किम एक बॉटल तोड़ देता है और बोलता है कि सिस्टम चाहता है कि क्लीनिंग टीम ही उसकी सांस बने। अपने रूम के मेज को देखकर उसको याद आता है कितना गंदा है और गलती से वो अपनी क्लीनिंग ऑब्सेशन वाली पैसिव एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। रिजल्ट में वो पूरा रूम साफ करता है और एक रात का आराम भी नहीं मिलता क्योंकि सारा फोकस क्लीनिंग पे है। बिना सोचे वो एक कंडीशन पूरी कर देता है जो एक फुल डे का काम मांगता था, जिससे उसकी हाइपरबूस्ट एबिलिटी अनलॉक हो जाती। किम सोचता है कि एक हफ्ते से वो हर सुबह क्राउडेड और गंदी बस में जा रहा है और डंजन साफ कर रहा है। इस टाइम में उसने 25 डंजन साफ किए, 60 लीटर ब्लीच यूज किया और 30 मॉन्स्टर्स डिसमेंटल किए। इससे उसके कुछ पुराने एबिलिटीज अनलॉक हुए, जिनमें से एक है हाइपर बूस्ट, जो उसको फास्ट मूव करने देता है, पर यह सिर्फ ऑफेंसिव स्किल्स के साथ काम करता है। कॉम्बैट के टाइम ही ये एक्टिवेट होता है, तो ट्रेनिंग के लिए भी नहीं यूज कर सकता। पॉजिटिव सोचने की कोशिश में किम बोलता है कि कुछ नहीं से तो बेटर है। ऑनेस्टली 60 मिलियन का एनुअल मिनिमम वेज और नंबर 1 प्रेफर्ड प्रोफेशन होना इम्पॉसिबल है। वो सोचता है कि डंजन जैनिटर इस एरा का सबसे एक्सट्रीम जॉब है। हाँ, कुछ ईजेड कंडीशंस भी हैं, पर थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हैं। एक जो ईजेड है वो है एसोसिएशन का इंटरेस्ट बढ़ाना। किम सोचता है कि अगर वो अभी भी एसएस रैंक हंटर होता तो डंजन क्लियरिंग में हेल्प और अगले 10 साल की इन्फो देकर एसोसिएशन का इंटरेस्ट एकदम स्कायरॉकेट कर देता। पर अब वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई डंजन जेनिटर की बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इसके साथ वो अपने पुराने टीम से कांटेक्ट करने का सोचता है और पहले ट्रस्ट बनाने की कोशिश करता है, पर उसको पता है कि कोरिया में 10,000 से ज्यादा हंटर्स हैं और पुराने टीममेट्स को ढूंढना आसान नहीं। पहली लाइफ के उलट अब वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है और बाकी सबकी तरह वो ज्यादा सोच में नहीं पड़ सकता, वरना बस स्टॉप मिस हो जाता है, जैसे अभी हुआ। थोड़ी देर बाद वो अगले डंजन साइट पे पहुंचता है, पर सिर्फ 2 टीम मेंबर्स दिखते हैं। वो पूछता है बाकी लोग कहाँ हैं। हानसांग हैक्स बोलता है कि क्लीनिंग सप्लाईज खत्म हो गए, बॉस मटेरियल्स लेने गया और हुजंग ने पर्सनल रीजन से छुट्टी ली। किम बोलता है कि काम 10 मिनट पहले शुरू होना चाहिए था और पार्क अभी क्यों मटेरियल्स लेने गया। इतने सवालों पे हानसंग हक पूछता है कि किम खुद लेट क्यों आया। वो बोलता है कि उसने बस स्टॉप मिस कर दिया। हानसंग हक हंसने लगता है, पर बोलता है कि वो कॉफी लाया है और बॉस के वापस आने तक वो लोग कॉफी पीते हैं। किम नोटिस करता है कि हॉनसंग का एटीट्यूड अब ऑलमोस्ट एंजेलिक है कंपेयर टू पहले दिन के। ये बात कि वो अभी तक नहीं हारा किम के एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। इसके बाद वो सजेस्ट करता है कि चल डंजन में घुस जाते हैं, पर हानसंग बोलता है कि हंटर्स अभी तक खत्म नहीं हुए। जब किम एंटेंस के पास जाता है, उसको पता चलता है कि ये वो डंजन नहीं है जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में क्लियर किया था, पर वो इसको मिड टीयर ब्लू ग्रेड डंजन के रूप में पहचानता है। तो ये ऐसा डंजन नहीं जहाँ लोग अक्सर टाइम लिमिट क्रॉस करते हैं, और वो सोचता है कि हंटर्स को अंदर क्यों प्रॉब्लम हो रही है। वो सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि वो अंदर जाके हेल्प कर सकता है, तो उसको लगता है कि बस वेट करना पड़ेगा। पर जल्दी ही उसको रियलाइज होता है कि ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि 30 मिनट गुजर जाते हैं और वो लोग अभी भी नहीं निकले, जिससे किम फुल गुस्सा हो जाता है। इस गुस्से के बीच में हंटर्स बाहर आने लगते हैं। किम नोटिस करता है कि सब ई रैंक के हैं और ये बस एक ब्लू डंजन है, पर वो लोग बिल्कुल थके हुए बाहर आ रहे हैं। और ये बस एक ब्लू डंजन है और वो लोग अभी भी नहीं निकले, जिससे किम फुल गुस्सा हो जाता है। इस गुस्से के बीच में हंटर्स बाहर आने लगते हैं। किम नोटिस करता है कि सब ई रैंक के हैं और ये बस एक ब्लू डंजन है, पर वो लोग बिल्कुल थके हुए बाहर आ रहे हैं। तो वो बोलता है कि ये लोग अपनी सैलरी के लायक नहीं हैं, पर उसका कॉलीग बोलता है कि चुप रहो, कहीं वो सुन न ले। पर तभी कुछ किम का अटेंशन कैच करता है। वो एक जाना पहचाना चेहरा देखता है डंजन से निकलते हुए। ये औरत का चेहरा बिल्कुल अनमिस्टेकेबल है, लंबी काली बाल, एक्ट्रेस जैसी परफेक्ट फीचर्स। ये पक्का किम मजू है। वो पहले किम की टीम की डायरेक्ट सबऑर्डिनेट थी, पर किम सोचता है कि वो यहाँ क्यों है। मुजू नोटिस करती है कि एक जैनिटर उसको घूर रहा है, तो वो पास आती है और पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है उसके साथ। किम बोलता है नहीं, पर अपने दिमाग में सोचता है कि उसको यहाँ मेजू से क्यों मिलना पड़ा। वो अपने पुराने टीम से कांटेक्ट करने का सोच रहा था, पर अब लगता है मजू को एक्सेप्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने कोई वजह नहीं थी, पर फिर भी किम से नफरत करती थी।
जब उसने इंजरी की वजह से रिटायर करने का सजेशन दिया था, मजू ने किम को कई बार ऑफेंड किया। उससे यह भी नहीं समझा कि किम उसके भले के लिए बोल रहा था। उसका प्राइड इतना हाई था, भले ही उसके स्किल्स बुरा नहीं थे। नेसियन उसके थॉट्स में इंटरप्ट करती है और पूछती है कि क्या किम उस हंटर को जानता है, क्योंकि वो उसको घूर रहा था। किम बोलता है नहीं, बस लगा कि वो किसी जानी पहचानी शक्ल जैसी है। येन समझती है पर बोलती है कि किम का एक्सप्रेशन उस हंटर के लिए थोड़ा धमकी वाला लगा। उसने सोचा शायद ये एक्स गर्लफ्रेंड हो। गुस्सा होकर किम पूछता है कि ये क्या बकवास है, पर मानो यान बोलती है कि मजाक था। इस सब के बीच पार्क आता है और पूछता है कि मूड इतना टेंस क्यों है। किम बोलता है कुछ नहीं, पर हानसंग काउंटर करता है कि किम अपनी एक्स से अभी मिला। फुल इरिटेट होकर किम बोलता है कि बस काम पे वापस लग जाओ। अब ब्लू ग्रेड डंजन में जो सिविल टेरेन पे है, ये अपने नाम के मुताबिक है, क्योंकि ये बिल्डिंग से बना डंजन है। हानसंग हक पूछता है कि क्या किम ने इस डंजन के बारे में पहले से स्टडी किया। किम बोलता है नहीं, बस इतना पता है कि बॉस एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। पिछले कुछ हफ्तों से उसके डंजन नॉलेज के वजह से उससे ढेर सारे सवाल पूछे गए और किम ने सब डॉस किए। बॉस बोलता है कि ये डंजन सिविल टेरेन जैसा लगता है और मॉन्स्टर रिमेन्स ज्यादा नोटिसेबल नहीं होते, तो हर कॉर्नर और क्रेविस को थॉरली साफ करना जरूरी है, स्पेशली स्टेयर्स के नीचे जमा होने वाला ब्लड। वो बोलता है कि इस पे एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। पार्क बाकी लोगों को एंट्रेंस के पास छोड़ देता है और किम को बॉस रूम तक चलने को बोलता है। थोड़ी देर डंजन में चलते हुए बॉस एक बॉडी देखता है और बोलता है कि उसको ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन कॉर्प्सेस जैसा दिखता है और ये ग्रोटेस्क है। किम आगे देखता है कि एक मॉन्स्टर का कॉर्प्स है, नाम है वेगा, जो 1.70 मीटर लंबी औरत जैसा दिखता है। पार्क बोलता है कि इसको बिना डिसमेंबर किए बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना अनकंफर्टेबल है। फिर वो किम को देखता है और पूछता है कि क्या बात है, क्यों स्पेस आउट कर रहा है। किम को कुछ अजीब लगता है, पर बोलता है कुछ नहीं। उसको याद आता है कि वेगा इतना डेंजरस नहीं है और जब तक उसके फास्ट मूवमेंट्स का ध्यान रखो उसको हराना मुश्किल नहीं। पर वो सोचता है कि क्या मजू को इसमें प्रॉब्लम हुई। उसको पता है कि इस टाइम के आसपास मजू को बी रैंक होना चाहिए, और भले ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट बी रैंकर ना हो, फिर भी काफी पावरफुल है। अगर पास्ट लाइफ में मजू इंजर्ड न हुई होती तो उसमें एस रैंक तक जाने का पोटेंशियल था। उसकी स्वॉर्ड स्किल्स उस टाइम किम से भी बेहतर थीं। भले ही उनका रिश्ता अच्छा नहीं था, किम इसको मानता है और सोचता है कि जो मजू उसने जाना उसको एक ब्लू ग्रेड बॉस से कभी प्रॉब्लम नहीं होती। पर किम अब सोचता है कि उनका अब कोई लेना देना नहीं और शायद वो मजू को दोबारा कभी ना देखे जब तक उसको कॉप्स पे कुछ स्वॉर्ड के स्कार्स नहीं दिखते और उसको अजीब सा फील होता है। जल्दी ही एक बड़ा सवाल उसके दिमाग में आता है। लंबी शिफ्ट के बाद अगले दिन सुबह 5 बजे क्लीन अप क्रू को फिर से बुलाया जाता है। किम सोचता है कि 3 दिन से उनकी किस्मत खराब है और बस 2 घंटे की नींद मिली थी कि फिर से समन आ गया। वो बोलता है कि जब वो हंटर था तब भी इतना टाइट शेड्यूल नहीं था, और ऊपर से हंटर्स अभी तक डंजन से बाहर भी नहीं आए। पूरा ग्रुप इस बात पे शिकायत करता है, पर बॉस बोलता है कि जब तक हंटर्स बाहर नहीं आते वो लोग कुछ कर नहीं सकते, बस वेट करना है। 1 घंटा टाइम लिमिट के बाद भी गुजर चुका है तो सब इरिटेट हो रहे हैं। तब किम मिसो येन को देखता है और बोलता है कि वो बहुत थकी हुई दिख रही है। येन बोलती है कि वो ठीक है और हमेशा एनर्जी से भरी रहती है। फिर भी किम उसको बोलता है कि आराम से काम करे,